हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2022 का प्रश्न पत्र का नाम है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वीडियो हमारे द्वारा डाला गया आप तक उसका नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो अगर आपने बाल विकास की वीडियो नहीं देखी है तो हमने 10 ईयर्स के बाल विकास की क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो आप चैनल पे जाकर प्ले लिस्ट पे जाकर सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या है पहला, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो ब्लूम के अनुसार शिक्षण के कितने उद्देश्य हैं? ऑप्शन है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है क्रियात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ब्लूम के अनुसार जो है शिक्षण के उद्देश्य है 3, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या है दूसरा, सा विद्या या विमुक्ते शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है? ऑप्शन है आदर्शवादी, प्रगतिवादी, प्रयोजनवादी, अस्तित्ववादी। तो इसका सही आंसर है सा विद्या या विमुक्ते शिक्षा का उद्देश्य जो है आदर्शवादी विचारधारा का मानना है। प्रश्न संख्या है तीसरा, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र है। ऑप्शन है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान सिद्धांत पर जो है शिक्षण सूत्र आधारित है पूर्ण से अंश की ओर। प्रश्न संख्या है चौथा, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, किसका कथन है? ऑप्शन है जॉन डीवी का, एडम्स का, रायबर्न का, एंडरसन का। तो इसका सही आंसर है जॉन डीवी। जॉन डीवी ने कहा था शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया जिसमें पाठ्यक्रम होगा, शिक्षक होगा और शिक्षार्थी होगा। एडम्स ने कहा कि शिक्षण जो है द्विध्रुवी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक होता है और शिक्षार्थी होता है। प्रश्न संख्या है पांचवा, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? ऑप्शन है कम्युनिस्ट, कम्युनिकल, कम्युनिकेबल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द से हुई जिससे कम्युनिस्ट से हुई है। प्रश्न संख्या है 6, संप्रेषण के मुख्य प्रकार है। तो संप्रेषण के कितने मुख्य प्रकार है? 4, 1, 2 या फिर 3। तो इसका सही आंसर है संप्रेषण की 2 प्रकार है, शाब्दिक एवं अशाब्दिक। प्रश्न संख्या है 7, प्रोजेक्ट पद्धति जिसे योजना विधि भी कहते हैं के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन है फ्रोवेल, मॉन्टेसरी, किलपैट्रिक, पेस्टोलॉजी। तो इसका सही आंसर है किलपैट्रिक है। प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता जो है किलपैट्रिक जी हैं। प्रश्न संख्या है 8, निम्न में शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन है क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, परिणाम का सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत जो है शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर 4, परिणाम का सिद्धांत जो है शिक्षण का सिद्धांत नहीं होता है। प्रश्न संख्या है 9, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं? ऑप्शन है व्याख्यान प्रविधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि, खेल प्रविधि, कहानी प्रविधि। तो इसका सही आंसर है कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास जो है कहानी प्रविधि के माध्यम से किया जाता है। प्रश्न संख्या है 10, सुकराती प्रविधि किसे कहते हैं? ऑप्शन है कहानी प्रविधि को, प्रयोग प्रविधि को, प्रश्नोत्तर प्रविधि को, विश्लेषण प्रविधि को। तो इसका सही आंसर है सुकराती प्रविधि जो है प्रश्नोत्तर प्रविधि को कहा जाता है। प्रश्न संख्या है 11, शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है? शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होता है, प्रधानाध्यापक होता है या पाठ्यक्रम होता है? तो इसका सही आंसर है शिक्षक केंद्रित शिक्षण में जो है शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षक होता है। प्रश्न संख्या है 12, सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता है। ऑप्शन है डी एल एलन, स्किनर, बी के पासी, रायबर्न। तो इसका सही आंसर है सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता डी एल एलन है। प्रश्न संख्या है 13,
पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु क्या है? पाठ्यक्रम, परिवार, पूर्व ज्ञान या पाठ? तो पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु जो है पूर्व ज्ञान है। प्रश्न संख्या है 14। व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। कैसे बने रहते हैं? मूक रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, सक्रिय रहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो व्याख्यान विधि में जो है छात्र निष्क्रिय बने रहते हैं। प्रश्न संख्या है 15। अधिगम का अर्थ है। अधिगम का अर्थ क्या होता है? लक्ष्य प्राप्त करना, सीखना, व्यवहार करना, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है अधिगम का अर्थ जो है सीखना होता है। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम कहलाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें भी 15 क्वेश्चन होते हैं जो एक एक नंबर का होता है। तो प्रश्न संख्या है 16। संप्रेषण की एक परिभाषा लिखिए। तो संप्रेषण की एक परिभाषा लिखी हुई है लूमिस एवं पासाडी के अनुसार। तो इसका आंसर है यानी इनके अनुसार परिभाषा है संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति विचारों, भावनाओं, तथ्यों तथा प्रभावों का आदान प्रदान किया जाता है। प्रश्न संख्या है 17। संप्रेषण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? संप्रेषण के मुख्य घटक हैं, पहला है प्रेषक है यानी जिसे सेंडर कहते हैं, दूसरा है संदेश जिसे मैसेज कहते हैं, तीसरा है माध्यम जिसे मीडियम कहते हैं जिसके द्वारा हम किसी को सूचना भेजते हैं, और चौथा है प्राप्तकर्ता जो उसे रिसीव करता है उसे कर्ता कहते हैं, और फीडबैक जो उसका फीडबैक दे उसे फीडबैक कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। शिक्षण में अभिप्रेरणा के सिद्धांत का क्या अभिप्राय है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत छात्रों के अंदर सीखने के प्रति रुचि, उत्सुकता और इच्छा शक्ति उत्पन्न करता है ताकि वह सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभा सके। प्रश्न संख्या है 19। शिक्षण के किन्हीं दो शिक्षण सूत्रों को लिखिए। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो हमारा पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान देना होता है। दूसरा है सरल से कठिन की ओर, पहले सरल चीजों को सिखाना चाहिए फिर जटिल चीजों को, यही कह रहा है सरल से कठिन की ओर। जैसे हम किसी बच्चे को 1 2 यानी 1 2 सिखाएं फिर उन्हें जोड़ करना सिखाएं कि 1 और 2 होता है 3, इसको जोड़ना सिखाएं, यही है सरल से कठिन की ओर। अगला प्रश्न है प्रशिक्षण से क्या अभिप्राय है? प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट कार्य या कौशल को निपुणता पूर्वक करने के लिए व्यक्ति के व्यवहारिक ज्ञान और अभ्यास को निखारा जाता है। प्रश्न संख्या है 21। पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है? पुनर्बलन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। धनात्मक पुनर्बलन जिसमें आता है प्रशंसा पुरस्कार, और दूसरा है ऋणात्मक जिसे नकारात्मक पुनर्बलन भी कहते हैं, जैसे दंड देना या डंडे से मारना। ये हमारा हो जाएगा पुनर्बलन का ऋणात्मक प्रकार। प्रश्न संख्या है 22। अपेक्षित अधिगम शब्द का अर्थ बताइए। तो अपेक्षित अधिगम का अर्थ वह न्यूनतम अधिगम स्तर या दक्षता जिसे किसी कक्षा विशेष के छात्रों से प्राप्त करने की आशा की जाती है। प्रश्न संख्या है 23। बाल केंद्रित शिक्षा की 2 विशेषताएं बताइए। पहली विशेषता है शिक्षण का केंद्र बालक की रुचि, आवश्यकताएं और क्षमताओं के अनुसार होती है, और दूसरा है बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। प्रश्न संख्या है 24। खेल पर आधारित 2 शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। पहला है खेल पर आधारित 2 शिक्षण विधियों के नाम किंडरगार्टन विधि जिसे फ्रोवेल ने किया था, और दूसरा है मॉन्टेसरी विधि जिसे मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। प्रश्न संख्या है 25। पर्यटन विधि का प्रयोग किन विषयों के शिक्षण हेतु लाभप्रद होता है? तो पर्यटन शिक्षण यानी शैक्षिक भ्रमण विधि पर्यावरण अध्ययन, भूगोल, इतिहास, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद होता है। प्रश्न संख्या है 26। प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक किस विषय में उपयोग की जाती है? तो प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक विज्ञान, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान विषय के शिक्षण हेतु उपयोग की जाती है। प्रश्न संख्या 27। सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित कीजिए। एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार के कक्षा में कम समय में संपन्न होती है
और किसी एक विशिष्ट शिक्षण कौशल के विकास पर केंद्रित होती है। प्रश्न संख्या 28, शिक्षण कौशल की एक परिभाषा दीजिए। एन एल गेज के अनुसार है शिक्षण कौशल की परिभाषा, शिक्षण कौशल वे विशिष्ट अनुदेशनात्मक क्रियाएं हैं जिन्हें शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण में अधिगम को सुगम बनाने के लिए प्रयोग करता है। आगे है प्रश्न संख्या 29, श्यामपट्ट कौशल के किन्हीं दो घटकों के नाम लिखिए। तो श्यामपट्ट कौशल के किन्हीं दो घटकों के नाम है, पहला है अक्षरों का आकार और लिखावट की स्पष्टता, दूसरा है दो पंक्तियों एवं शब्दों के बीच उपर्युक्त अंतर तथा विषय वस्तु की क्रमबद्धता। प्रश्न संख्या है 30, स्पष्टीकरण युक्ति से आप क्या समझते हैं? उत्तर है किसी जटिल, कठिन या अमूर्त विषय वस्तु को सरल भाषा, उदाहरणों और तर्कों के माध्यम से छात्रों के सामने स्पष्ट और बोधगम्य रूप से प्रस्तुत करना ही स्पष्टीकरण युक्ति है। तो क्या उत्तर है किसी जटिल, कठिन या अमूर्त विषय वस्तु को सरल भाषा, उदाहरणों और तर्कों के माध्यम से छात्रों के सामने स्पष्ट और बोधगम्य रूप से प्रस्तुत करना ही स्पष्टीकरण युक्ति है। आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है, प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक मिलते हैं, तो ये 10 प्रश्न होते हैं। प्रश्न संख्या 31, शिक्षा में मानचित्र व चार्ट की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है मानचित्र और चार्ट दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री है। पहला है अमूर्त को मूर्त रूप देना, तो इसकी क्या उपयोगिता है? शिक्षा में मानचित्र व चार्ट की उपयोगिता क्या है? अमूर्त को मूर्त रूप देना, कठिन और भौगोलिक अवधारणाओं जैसे नदियां, पर्वत को मानचित्र आसानी से समझाते हैं। दूसरा है समय व श्रम की बचत, लंबे विवरणों की तुलना में चार्ट आंकड़ों और प्रतिक्रियाओं को एक नज़र में स्पष्ट कर देते हैं। तीसरा है रुचि एवं ध्यान केंद्रित करना, रंगीन चित्र व चार्ट छात्रों को ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रखते हैं, जो है बच्चे उनकी तरफ रुचि लेते हैं और ध्यान उनका केंद्रित होता है। प्रश्न संख्या है 32, संप्रेषण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। संप्रेषण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया हुआ था। पहला क्या था? शाब्दिक संप्रेषण, इसमें शब्दों, भाषा या बोलकर, लिखकर विचारों का आदान प्रदान होता है, मौखिक एवं लिखित। दूसरा है अशाब्दिक संप्रेषण, इसमें बिना शब्दों के केवल संकेतों, चेहरे के भाव, शारीरिक भाषा और स्पर्श के माध्यम से संदेश भेजा जाता है। प्रश्न संख्या है 33, क्रियाशीलता के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है? क्रियाशीलता का मतलब होता है करके सीखना, जिसे लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं। इस बात पर बल देता है कि बालक स्वयं कार्य करके अधिक सीखता है। तो क्रियाशीलता का क्या सिद्धांत है? कि बच्चा खुद करके सीखे, इससे बालक की शारीरिक और मानसिक ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रहती हैं। और दूसरा है अर्जित ज्ञान स्थायी होता है और बालक में व्यवहारिक क्षमता का विकास होता है। प्रश्न संख्या है 34, शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर बताइए। उत्तर है शिक्षण इसका जो क्षेत्र होता है व्यापक होता है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य छात्र का सर्वांगीण विकास करना होता है, जिसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक विकास, सभी प्रकार के विकास शामिल होते हैं। और दूसरा है प्रशिक्षण, इसका क्षेत्र जो है सीमित होता है। इसका उद्देश्य किसी विशिष्ट व्यवहारिक कौशल या कार्य में निपुणता प्रदान करना। प्रश्न संख्या है 35, उपचारात्मक शिक्षण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य निदानात्मक परीक्षण द्वारा पहचानी गई छात्रों की अधिगम संबंधी कमजोरियों, त्रुटियों और कठिनाइयों को दूर करना होता है, ताकि वे सामान्य छात्रों के साथ गति बना सके। तो निदानात्मक शिक्षण में जो है छात्रों की कमी का पता लगाया जाता है, वो किस चीज में कमी कर रहा है, त्रुटि कर रहा है, कठिनाई क्या है हो रही उसमें, उसे पता लगाया जाता है। लेकिन उपचारात्मक शिक्षण वो होता है, निदानात्मक परीक्षण होने के बाद जो है उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, जिससे उसकी कठिनाइयों को दूर किया जाता है। प्रश्न संख्या है 36, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया को समझाइए। सूक्ष्म शिक्षण चक्र,
में जो है 6 चरण होते हैं। पहले पाठ योजना बनाई जाती है, फिर शिक्षण किया जाता है 6 मिनट की, फिर उसके बाद फीडबैक प्राप्त किया जाता है, फिर पुनः योजना बनाया जाता है, फिर जो है पुनः शिक्षण किया जाता है, फिर पुनः फीडबैक प्राप्त किया जाता है। कुल जो समय होता है 36 मिनट का होता है। प्रश्न संख्या है 37। बहुश्रेणी जिसे बहुस्तरीय शिक्षण भी कहते हैं, शिक्षण से आप क्या समझते हैं? बहुस्तरीय शिक्षण से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर बताना है। उत्तर है जब एक ही शिक्षक एक ही समय में विभिन्न कक्षाओं जैसे कक्षा 3, 4 और 5 के विद्यार्थियों को एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ाता है, तो उसे ही बहुश्रेणी या बहुस्तरीय शिक्षण कहते हैं। जैसे शिक्षक की कमी होती है, तो जैसे कोई दूसरे क्लास का टीचर नहीं आता है, तो क्या करता है, एक शिक्षक जो होता है वो 3, 4, 5 कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठाकर उसे पढ़ाता है, उसे ही कहते हैं बहुस्तरीय शिक्षण। प्रश्न संख्या है 38। कथन युक्ति को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कथन युक्ति में शिक्षक किसी विशेष घटना या कहानी का धारा प्रवाह और रोचक वर्णन करता है। यह युक्ति विषय वस्तु की पृष्ठभूमि तैयार करने और छात्रों में उत्सुकता जगाने के लिए उपयोगी होता है। प्रश्न संख्या है 39। शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से क्या आशय है? तो अभिप्रेरणा सीखने का मुख्य राजमार्ग है या छात्रों के अंदर लक्ष्य प्राप्ति के लिए आंतरिक ऊर्जा और उत्साह भरता है। इससे छात्र विषय में रुचि लेकर सक्रिय रूप से सीखते हैं। प्रश्न संख्या है 40, यानी 2022 के क्वेश्चन का आखिरी प्रश्न है, अपेक्षित अधिगम की संकल्पना क्या है? तो अपेक्षित अधिगम जिसे एल भी कहते हैं की संकल्पना का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, यह सुनिश्चित करना कि प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चा वर्ग विशेष के लिए निर्धारित न्यूनतम दक्षताओं और कौशलों को अवश्य हासिल कर ले। यानी जैसे कक्षा 1 के बच्चे को 1 से लेके 100 तक, 2 से लेके 5 तक, या फिर ए से लेके जेड तक, या फिर आ से लेके ज्ञा तक, उसे इतनी तो जानकारी होनी चाहिए। यह है अपेक्षित अधिगम की आवश्यकता, यानी दक्षता, यही है अपेक्षित अधिगम। तो इस वीडियो को यहीं कर